दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका। आज 14 अप्रैल है और आपको पता है कि आज अंबेडकर जी की जयंती है। तो आज हम एक जो हमारी इंडियन हिस्ट्री रही है उसमें जो हमारी दो महान हस्तियां रही हैं उसमें गांधी जी और अंबेडकर जी। तो इनके बीच एक जो बहस थी किसको लेकर के कि जाति व्यवस्था को लेकर के एक जो डिबेट थी, तो हमें देखेंगे कि अगर ये दोनों आज जिंदा होते, ठीक है, तो भी किस टाइप की डिबेट होती। मतलब जो मॉडर्न इंडिया में जाति व्यवस्था में सुधार किया जाना है या इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, क्या इस बारे में इनके बीच क्या डिबेट चलती, इस चीज़ को हम देखेंगे। और आई होप सो कि आपको ये पूरा बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आप इस इमेज को एक बार देखिए। मुझे लगता है कि आपने रिचर्ड एटनबरो की जो मूवी है गांधी, जो 80 के दशक में आई थी, आपने इसे देखा ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट में गांधी जी बैठे रहते हैं। ये 1893 की बात है। तो इनको क्या होता है कि टीटी आता है और इन्हें एक दो बार देखता है और फिर इनको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से निकाल के बाहर फेंक देता है। इनके पास तब टिकट भी रहता है कि इनके पास टिकट भी है कि फर्स्ट क्लास में सफ़र कर सकते हैं। इसके बाद भी इन्हें वो फेंक देता है। क्यों फेंक देता है? क्योंकि वहाँ के लोगों के हिसाब से ये अश्वेत थे। ठीक। अब वहाँ श्वेत कौन है? श्वेत कोई इंडिया का आदमी है और वो गोरा है, वो भी वहाँ श्वेत नहीं है। वहाँ श्वेत का मतलब है ओनली ऑन यूरोपियंस। ठीक है, तो उन्हें बाहर फेंक दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि फिर गांधी जी रंग भेद के लिए लड़ना शुरू करते हैं और उनकी लड़ाई जारी होती है अफ्रीका में रंग भेद के लिए। ठीक है, बाद में फिर ये तो भारत में 1915 में जब भारत आ गए उसके बाद फिर भारत में जो सत्याग्रह है ये सब चीज़ें हुई, ये सब यहाँ भी करते थे। ठीक, वो तो मेरे जो उनकी रेसिपी है उसमें तो सत्याग्रह है, सिविल डिसोबीडियंस है, वो सब शामिल है। लेकिन वो जो जिसको ख़त्म करना है, जैसे रंग भेद को ख़त्म करना है, तो उसको ख़त्म करने के लिए वो सत्याग्रह का यूज करते थे, उस तरीके के मार्गों का इस्तेमाल करते थे। तो ये इनके साथ समस्या घटी। आपने बहुत जगह अम्बेडकर जी की कहानी सुनी होगी। अब हम अम्बेडकर जी की कहानी में आते हैं कि अम्बेडकर जी की कहानी थी कि जब वो छोटे थे तो लगभग 8-9 साल के आसपास उनकी उम्र रही होगी। ये कहानी आपने बहुत सुनी होगी, यूट्यूब में सुनी होगी या किसी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा आपने। तो एक बार उन्हें और उनके जो भाई थे उनको छुट्टी के दौरान सतारा से गोरेगांव जाना था और उनके जो पिता हैं उन्होंने एक लेटर के साथ ट्रेन में उन्हें भेज रहे थे और कंडक्टर ने कहा था कि बड़ौदा स्टेशन पर उन्हें एक तांगा वाला मिलेगा जो उन्हें घर तक छोड़ देगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब ट्रेन से उतरने के बाद अंबेडकर जी और उनके भाई तांगे वाले से मदद मांगते रहे। ठीक है, लेकिन जैसे ही उस तांगे वाले को उनकी कास्ट के बारे में पता चला बातचीत के दौरान, तो कोई भी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने सबने कहा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, तुम अछूत हो, तुम नीच जात के हो। अब ये जो घटना उनके साथ 9 से 10 साल की उम्र में घटी, किस चीज़ के लिए थी? ये छुआछूत के लिए हुई। ठीक है, और ये इसका इसका उत्पत्ति क्या था? इसकी उत्पत्ति थी जाति। ठीक, ये क्या हुआ इनके साथ? क्या रंग भेद हुआ। इसकी उत्पत्ति क्या थी? चमड़ी। अब गांधी जी का रंग काला था, अश्वेत था, इसमें गांधी जी का कोई योगदान नहीं है। ठीक, अंबेडकर जी की जाति जो भी थी और उनके हिसाब से उन्हें लोग अछूत मानते थे, तो इसमें अंबेडकर जी का योगदान शून्य था। अगर किसी के पास ये क्षमता आ जाए कि उसे जो समाज तथाकथित जिन जातियों को उच्च मानता है, तो दुनिया का कोई भी आदमी ऐसी जात में या ऐसे समाज में पैदा होना नहीं चाहेगा जहाँ पे शिक्षा का स्तर निम्न हो, जहाँ पे आय का स्तर निम्न हो, जहाँ पे बौद्धिक स्तर निम्न हो। ठीक, तो ये दोनों में अब यहाँ पे आपको दोनों को देखते ही चलना है कि गांधी जी ने रंग भेद को
झेला, वही अम्बेडकर जी ने जातिवाद को झेला। तो हम यहाँ पे अब एक डिबेट स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में एक चीज़ कंक्लूड करेंगे। उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लिटरली में जो गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू था वो कितना सही था, या अम्बेडकर जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो रिजिड या काइंड ऑफ मतलब ऐसा वे है उनका कि कास्टिज्म कितनी बुरी चीज़ हो सकती है या कितना बुरा है, ये जिस हिसाब से अम्बेडकर जी डिफ़ाइन कर रहे हैं और जिस हिसाब से गांधी जी डिफ़ाइन कर रहे हैं उसमें क्या अंतर है। तो देखिए शुरू करते हैं। ठीक, तो क्या आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए या इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए, ये है सवाल। ठीक, तो ये आपके सामने सवाल है कि भाई जो अपनी मॉडर्न इंडिया अभी चल रही है, तो इसमें जो कास्टिज्म है इसमें सुधार करना चाहिए। अभी सुधार की बात कौन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है गांधी जी करेंगे। ठीक, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए, ये बात कौन करेंगे, अम्बेडकर जी करेंगे। तो उसी पे डिस्कस करना है कि कौन सही है कौन गलत है, इसके बारे में देखते हैं। गांधी जी का कहना है कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जो वर्ण व्यवस्था है वह अपने शुद्ध रूप में क्या है, कार्यात्मक संगठन के लिए है। कार्यात्मक संगठन मतलब कि एक हायरार्की बनी हुई है, माफ कीजिएगा, कि एक हायरार्की बनी हुई है गांधी जी के हिसाब से कि ये एक क्रम है। ठीक है, और इसका ए वाले का ये काम है, बी वाले का ये काम है, सी वाले का ये काम है, डी वाले का ये काम है, ये गांधी जी का कहना है। और इस मतलब कार्यात्मक संगठन के लिए, माफ कीजिएगा, मतलब गांधी जी का ये कहना है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो अपने शुद्ध रूप में कार्यात्मक संगठन है, कि वो उसका विभाजन जो हुआ है काम के हिसाब से हुआ है। ठीक, हाँ मैं सही बता था, ना कि उसका विभाजन इस हिसाब से हुआ है कि एक हायरार्की डिसाइड किया जाए कि मतलब ये ऊपर रहेगा, ए ऊपर रहेगा, बी ऊपर रहेगा, सी ऊपर रहेगा, मतलब ए सबसे ऊपर, फिर बी उसके नीचे, फिर सी उसके नीचे, फिर डी उसके नीचे। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है उसका निर्माण इसलिए हुआ था कि लोगों के बीच में वर्क डिवीज़न हो जाए, ना कि लोगों के बीच में एक हायरार्किकल डिवीज़न हो जाए। कैसे, एक समझिए, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस में जब आप काम करते हैं तो सबकी पे स्केल अलग होगी। ठीक है, सबका वर्क प्रोफाइल अलग होगा, वहाँ पे ऑफिस बॉयज से लेकर के मैनेजर तक होगा। ठीक है, अब ये दोनों जो है काम के डिवीज़न तो इनके बीच है हो रखे हैं, ये अलग काम करता है, ये अलग काम करता है, लेकिन इनका और इधर की हायरार्की बनी हुई है, सिर्फ काम के हिसाब से हायरार्की बनी हुई है। ठीक है, लेकिन उस हायरार्की के हिसाब से अगर ये होने लग जाए कि ये नीचा है या ये ऊंचा है, समझिएगा, मतलब ये माना जाने लग जाए कि ऑफिस बॉय से हम इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है ये सबसे नीचे स्तर पे काम करता है, या ऑफिस बॉय को हम इसलिए नहीं छुएंगे क्योंकि ये सबसे निचले स्तर पे काम करता है, और मैनेजर को हम छुएंगे बात करेंगे क्योंकि वो उच्च स्तर पे है, उसको उच्च पे स्केल मिलती है, उसका वर्क प्रोफाइल अच्छा है। ठीक है, तो गांधी जी यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के स्पष्ट हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्ण व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने हैं, ये जितने क्रम बने हैं ये चार, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ग डिवीजन के हिसाब से बने हुए हैं। वर्ग में जो वर्ग का विभाजन है उसके लिए बने हुए हैं, एक हायरार्की के लिए नहीं बने हैं। इनका ये बिल्कुल नहीं कहना है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, इनका ये बिल्कुल नहीं कहना है कि क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ है, इनका ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि शूद्र उसके नीचे है, या फिर ब्राह्मण वैश्य सबसे नीचे है, या वैश्य के नीचे शूद्र है, शूद्र सबसे नीचे, ये सब इनका कहना नहीं है। इनका ये कहना है कि इन सबके काम बटे हुए हैं बस। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो जाति या वर्ण जैसा कि आज मौजूद है भ्रष्ट और विभाजनकारी है। इनका ये कहना है कि जो कास्ट और वर्ण जो आज के समय पे जो मौजूद हो गया है ये करप्ट हो चुका है। ठीक है, और बहुत ही मतलब इन सब में डिवीजन हो चुका है, लेकिन इसे नष्ट करने की बजाय मैं इसे सुधारने में विश्वास करता हूँ। ऐसा गांधी जी का कहना है कि हम इसे नष्ट नहीं करेंगे, हम इसे रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला कि मैंने अस्पृश्यता मतलब जो अनटचेबिलिटी है के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसे इन्होंने पाप भी कहा है, और दलितों को इन्होंने हरिजन तक कहा, ईश्वर की संतान। यदि जाति कर्तव्य का स्रोत बन जाए न कि विशेषाधिकार का, मतलब ब्राह्मण जो है उसका कर्तव्य है कि पूजा पाठ कराना, क्षत्रिय जो है उसका काम ये है कि वो रक्षा करे लोगों की। ठीक है, वैसे व्यापार करने का काम है, शूद्र का काम सेवा करना है,
तो अगर ये यदि जाति का कर्तव्य स्रोत बन जाए, न कि विशेषाधिकार, तो भारत अपनी सभ्यता के नैतिक ताने बाने को बरकरार रख सकता है। यहाँ पे गांधी जी सीधा सीधा ही कहना चाहते हैं, आप कम शब्दों में समझिए, कि जैसे एक घर में मान लीजिए 4 भाई हैं, जो सबसे बड़ा वाला भाई है, जैसे क्रम भी बना दी मैंने, जो ए नंबर वाला भाई सबसे बड़ा है, लेकिन ये जो है पढ़ाई लिखाई में भी धूर्त है और काम करने में भी निकम्मा है, ठीक है। तो हम इसे उस कैटेगरी के हिसाब से इसको शूद्र मान लेते हैं। शूद्र मानने का यहाँ पे मतलब ये है कि जो समाज जो एक काम सौंपता है किसी को, कि शूद्र का मतलब यहाँ पे कोई शूद्र जाति का है उससे नहीं है, उसकी जो अवस्था है उससे है यहाँ पे। और जो बी नंबर का जो भाई है उसका, वो ऐसा है कि वो पढ़ाई लिखाई में तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा उसका दिमाग काम धंधे में चलता है, ठीक है। तो इसको इधर वैसे कैटेगरी में रख दिया गया। तीसरा देखिए, तीसरा एक भाई है जो दिमाग से थोड़ा सा दाएं बाएं है, लेकिन घर की रक्षा करने में, प्रोटेक्शन करने में, सब में बढ़िया है, तो इसको हम छत्री कैटेगरी में रख देते हैं। और चौथा आप समझिए ब्राह्मण ही होगा, ठीक है, जो कि छोटा वाला है। अब ब्राह्मण इस सेंस में होगा कि इसका ये दिमाग से भी बढ़िया है, ठीक है, और शारीरिक रूप से भी पुष्ट है, लेकिन दिमाग से बढ़िया है, प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है, सब कुछ है। अब देखा जाए तो वैसे होता क्या घर में, जो बड़ा वाला भाई है उसको सबसे ज़्यादा क्या मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है, उसको उसका सबसे ज़्यादा अधिकार होता है, उसको सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर इस घर में इस तरीके की अवस्था हो कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उसके हिसाब से रिस्पेक्ट हम देंगे, तो इस घर में क्या सीन बन जाएगा, इस घर में 4 3 2 1 ऐसा सीन बन जाएगा। मतलब छोटे वाले को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी और जो बड़ा वाला है उसको सबसे कम रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। अब इस क्रम को आप 4 2 1 3 भी कर दीजिए, अगर किसी घर में उलट पुलट हो तो गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई अच्छे काम कर रहा है, ठीक है, इस पे मत जाइए आप कि वो इस ब्राह्मण वर्ण से निकला है तो वो जो काम कर रहा है वो श्रेष्ठ ही होगा, व्यक्ति श्रेष्ठ ही होगा, ये वाली बात नहीं चल रही है। अगर वो ब्राह्मण है जन्म से, पर उसके कर्म ब्राह्मण ने जो ब्राह्मणों के जो कर्तव्य निर्धारित है वो नहीं है, तो एक ब्राह्मण नहीं है। ये गांधी जी यहाँ पे सिंपल सा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अंबेडकर जी इस पे क्या कहते हैं। तो अंबेडकर जी कहते हैं कि बापू, पूरे सम्मान के साथ कहूँ तो जाति व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे ख़त्म किया जाना चाहिए। अच्छा, तो वर्ण व्यवस्था सिर्फ चीनी में लिपटा जहर है। जो वर्ण व्यवस्था इन्होंने कहा, ये सिर्फ चीनी में लिपटा जहर है। यह वंशानुगत व्यवसायों, सामाजिक बहिष्कार और निरंतर असमानता को उचित ठहराता है, ठीक। आज के समय में भले अलग बात है कि एक जो नाई का बेटा है वो नाई बने, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% के आसपास ही है, ठीक है। हो सकता है वो आईटी में पहुंच जाए, ठीक है। एक टेलर का बेटा टेलर बने जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि ये इसलिए आज है क्योंकि नाउ डेज ये हो चुका है कि बहुत सारे वर्क हैं, ठीक है, काम करने के लिए ढेर सारे हैं। पहले पहले के ज़माने में सिर्फ काम क्या होता था कि जो राजा है तो उस राजा की जो डिमांड्स हैं, ठीक है, उसके अब जैसे उस शहर में कोई शिल्पकार रह रहा है तो शिल्पकार सिर्फ तभी है क्योंकि राजा को उस चीज़ की डिमांड है, ठीक है। बाकी उसके अलावा उसका जो मटका बनाने वाला है जो या जो फर्नीचर बनाने वाला है उसकी ज़्यादा कीमत मार्केट पे नहीं है, लेकिन बस उसकी कीमत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसको खरीद कौन रहा है, राजा खरीद रहा है। तो आप देखिए लुई विटॉ के पास 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए के आते हैं। जो राजा हरि सिंह गौर थे वो इनसे लुई विटॉ का बैग खरीदते थे, तो 2-2 लाख रुपए का उस ज़माने में उनको बैग पड़ता था वो। तो आप देखिए लुई विटॉ का क्या, हम लुई विटॉ का पर्स नहीं रख सकते, वो हम उसके कस्टमर ही नहीं है ना। तो आज के समय में क्या है कि ये जो अंबेडकर जी बोल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था सिर्फ चीनी में लिपटा जहर है, यह वंशानुगत व्यवसायों और सामाजिक बहिष्कार और निरंतर असमानता को उचित ठहराता है, ठीक। मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का लड़का जो है वो क्या करेगा, पंडितगिरी करेगा, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हर ब्राह्मण में
हर कोई पूजा पाठ नहीं कराता, सत्यनारायण कथा कराने नहीं चला जाता। उसमें जो उपाध्याय वर्ग होता है, पुरोहित वर्ग होता है, वो ये काम करता है। ठीक है, आप हर व्यक्ति को नहीं देखेंगे कि वो किसी के यहाँ सत्यनारायण कथा करा रहा है। तो अम्बेडकर जी ने कहा कि एक ब्राह्मण का बेटा जो है वो वही कथा करा रहा है। ठीक है, फिर जो शूद्र है उसके साथ क्या हो रहा है, उसको मंदिर में प्रवेश तक नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो शूद्र का बेटा है। और इससे निरंतर असमानता जो है, ये जो वर्ण व्यवस्था इसको उचित ठहराती है, क्योंकि वो कह देते हैं भाई कि तुम इस कास्ट के हो तो मंदिर में नहीं आ सकते, ये नियम कानून चल रहा है। ठीक, अब अगला देखिए, ये कहते हैं कि अस्पृश्यता के खिलाफ, मतलब अनटचेबिलिटी के खिलाफ आपकी लड़ाई नेक है, ये गांधी जी को ऐसा कह रहे हैं, लेकिन यह बीमारी का नहीं बल्कि लक्षण का इलाज करने जैसा है। यहाँ पे अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि मुझे क्या, जैसे होम्योपैथी में होता है ना कि लक्षण का इलाज करते हैं, बीमारी का इलाज नहीं करते, तो सेम ऐसे ही बोल रहे हैं कि बीमारी का नहीं लक्षण का इलाज किया जा रहा है। जब तक जाति मौजूद है तब तक अस्पृश्यता नए रूपों में फिर से उभरेगी। जब तक जाति की पूरी व्यवस्था को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक सच्ची समानता नहीं आ सकती। ऐसा अम्बेडकर जी का कहना है। ठीक, अब गांधी जी क्या बोलेंगे? तो गांधी जी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि जाति एक जहर है, यह वर्ण एक जहर है, आपने ऐसा कहा, लेकिन कई गांवों के लिए यह एक सामाजिक पहचान है और व्यवस्था का स्रोत है। मुझे डर है कि पूर्ण अस्वीकृति सामाजिक अराजकता, यहाँ तक कि सांस्कृतिक विघटन का कारण बन सकती है। क्या हम जाति संरचना के भीतर जाति विहीन मन की दिशा में काम नहीं कर सकते? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जाति संरचना जो है, जो कास्टिज्म बना हुआ है, तो उसके अंदर हम एक जाति विहीन कास्टलेस जो हमारा माइंडसेट हो, उसके डायरेक्शन में हम काम नहीं कर सकते। दिल को शिक्षित करें, मतलब हृदय को शिक्षित करें, अपने आप को शिक्षित करें, आत्मा को शुद्ध करें और मानसिकता को बदले, यही सच्चा परिवर्तन नहीं था इसी में। तो ये एक ऐसी स्थिति है, मतलब ये एक यूटोपियन स्थिति है। ठीक है, जैसे आपने यूटोपियन स्थिति का मतलब ये समझिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत जो है भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। ठीक, ऐसा, तो ये एक यूटोपियन स्थिति है। सभी सत्य बोलेंगे, ये एक यूटोपियन स्थिति है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। हर आदमी सुबह उठ के जिम जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद पूरे सड़कें जो हैं भारत की, हमेशा सड़कें जो हैं साफ रहेंगी, वहाँ एक रेत का कंकड़ तक नहीं होगा। सब यूटोपियन स्थिति है। तो जो यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ यूटोपियन कंडीशन। ठीक है, अब आगे अम्बेडकर जी क्या कहेंगे? इसके बाद अम्बेडकर जी कहेंगे कि बापू, मन तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह पदानुक्रम से बंधा हुआ हो। पदानुक्रम मतलब एक हायरार्की से बंधा हुआ है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा। आप आत्मा शुद्धिकरण की बात करते हैं, लेकिन जाति सत्ता का एक साधन है, यह संस्थागत हिंसा है। मतलब आप उठा के देखिए, अगर जिन जगहों पे एसटी सीट या एससी सीट रिजर्व नहीं है, ठीक है, लेट सपोज मध्य प्रदेश में 29 लोक विधानसभा सीट है, 230 विधानसभा सीट है, 229 लोकसभा थी, ठीक है, 230 विधानसभा सीट है। इस 230 विधानसभा सीट में आप मान के चलिए 40 के आसपास एससी के लिए सीटें रिजर्व होंगी और 60 के आसपास एसटी के लिए रिजर्व होंगी। मोटा हाइपोथेटिकल चल रहा है, अब ऐसा नहीं कमेंट में कोई लिख देगी तुमसे तो पता ही नहीं है, ऐसा नहीं, मतलब 40 और 60 ऐसा मान के चलिए। तो मान लेते हैं कि 100 सीट जो है मोटा माटी SC ST दोनों के लिए रिजर्व है। इसमें वुमेन हटा दो, सब हटा दो, सिर्फ आप SC ST ध्यान रखो। अब कोई महिला भी SC हो सकती है, महिला भी ST हो सकती है। तो इस 100 सीट के अलावा आप ये देखिए कि कितनी 230 में और कितनी ऐसी सीट हैं जिनमें कोई ST चुनाव लड़के या SC चुनाव लड़के जीत रहा है। कहने का मतलब, अगर ये भी सीटें रिजर्व नहीं होती तो इन्हें तो सत्ता में आने का मौका ही नहीं मिले। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, कि 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए, तब जा कर के इस 33% में भी ये नहीं भर पाते। तो अगर गनीमत हो जाए कि अगर 33% आरक्षण भी ना दिया जाए तो जो 5% 10% आ जाते हैं वो भी नहीं आ पाए। तो यहाँ पे अम्बेडकर जी कहना चाह रहे हैं कि जाति सत्ता का एक साधन है, ठीक है, यह संस्थागत हिंसा है। आप गांव में देखिए, जिन सीट रिजर्व क्यों करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे कब्जा ही ऊपरी जाति वालियों का हो जाता है। आप लैंड देखिए, आपका कोई दोस्त अगर पटवारी हो, आपका कोई दोस्त अगर तहसीलदार हो, पहचान का हो, अब पता लगाइए, सिर्फ जो ट्राइबल इलाके हैं तो उन जगहों की अगर आप ज़मीन छोड़ दें
तो कितने एसटी एससी हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। आपको एनसीआरबी का डेटा ढूंढिए, आप एनसीआरबी का डेटा ढूंढिए, आप ये पता करिए कि जो लोग जेल में बंद हैं और जिनकी अभी तक सुनवाई भी नहीं हुई है, उसमें कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, कितने शूद्र हैं। तो आप उसमें देखिए कि कितने एससी एसटी लोग हैं। ठीक, आप ये चीज़ें, वो कितने अंडर ट्रायल उसमें है, और उस अंडर ट्रायल में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट से। ठीक, फिर आप दलितों से हिंदू धर्म के भीतर रहने और बदलाव की उम्मीद करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे घर में क्यों रहें जो आपको इंसान के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता है। ठीक, मैंने पहले भी कहा, ये अम्बेडकर जी सब कह रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर से कहता हूँ, मैं एक हिंदू ग्रुप में पैदा हुआ था, लेकिन मैं हिंदू ग्रुप में नहीं मरूंगा। अम्बेडकर जी ने 15 साल लगाए अपने हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में जाने के लिए, ये नहीं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं ये सोचने के लिए, बल्कि इसलिए कि वो और दूसरे धर्मों को, इस्लाम हो गया, ईसाई हो गया, यहूदी हो गया, सिख हो गया, जैनिज़्म हो गया, इन सब को टटोलते रहे कि इन सब में ऐसा क्या है हिंदू धर्म से विपरीत जो मैं इनमें जाऊं। और फिर अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना और नवयान शाखा में शामिल होकर के फिर वो बौद्धिस्ट बन गए। तो उन्होंने कहा था कि मैंने पहले भी कहा और फिर से कहता हूँ कि मैं एक हिंदू ग्रुप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू ग्रुप में नहीं मरूंगा। ठीक है, वो मरे तो बौद्धिस्ट के रूप में ही मरे। अब यहाँ पे ये लास्ट एंड फाइनल यहाँ पे क्वेश्चन डिबेट चलता है कि लेकिन हिंदू धर्म खलनायक नहीं है, विलन नहीं है, एविल नहीं है, डेविल नहीं है। ठीक है, बल्कि इसकी गलत व्याख्या की गई है, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। भगवत गीता, उपनिषद, ये सब एकता की बात करते हैं, उन्हें वापस क्यों नहीं लिया जाए। ठीक है, इसे पूरी तरह से त्यागने की बजाय भीतर से सुधार क्यों नहीं किया जाए, ऐसा गांधी जी फिर से उसी चीज़ पे गांधी जी कह रहे हैं। लेकिन वही अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि दृढ़ता से कह रहे हैं, मतलब कठोरता से कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि शास्त्र जो है स्वयं असमानता को बढ़ावा देता है। मनुस्मृति कहती है कि वेद पढ़ने वाले शूद्र के कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाना चाहिए। आप इसे कैसे सुधारेंगे? जब तक जाति को जड़ से नहीं उखाड़ा जाता, भारत एक सच्चा लोकतंत्र नहीं बन सकता। हमें धार्मिक स्वीकृति की नहीं, बल्कि संवैधानिक नैतिकता की आवश्यकता है। लड़ाई केवल भेदभाव के खिलाफ नहीं है। क्या कह रहे हैं वो? लड़ाई केवल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि रिस्पेक्ट और समान नागरिकता के लिए है। जो इक्वल जो सिटीजनशिप है उसके लिए लड़ाई है। इस चीज़ की लड़ाई नहीं है कि सिर्फ हम डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन तो कई तरीके के होते हैं। अब कोई महिला है, वो ब्राह्मण है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? उसके साथ इसलिए डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी ना हो रहा क्योंकि उसकी कास्ट दलित है। उसके महिला होने पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, चाहे वो ब्राह्मण की हो, चाहे क्षत्रिय वर्ग की हो, चाहे वैश्य वर्ग की हो। इसके अलावा आप देखिए, कोई श्वेत है तो कोई अश्वेत है। ठीक, हम यहाँ कास्टिज्म के लिए लड़ रहे हैं, अमेरिका में श्वेत अश्वेत लोग लड़ रहे हैं। ठीक, कोई बोलता है कि श्वेत जो है प्योर सोल है, अश्वेत। फिर वहाँ जर्मनी देखिए, वहाँ वो नाजी वर्सेस यहूदी में लड़ रहा है। उसका कहना है कि यहूदी जो है वो प्योर सोल है। ठीक है, और मतलब उसका कहना है नाजी जो है वो प्योर सोल है और यहूदियों को नष्ट कर रहा है वो। और जब यहूदियों को मौका मिला कि वो अच्छे से रह लें, तो फिर वो पैलेस्टीनियंस को, मतलब इस्लाम वालों को, मुसलमानों को फिर मार रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो शुरू में शोषण होता है, जिसका शुरू में शोषण होता है, बाद में जब उसकी स्थिति अच्छी होती है तो वो भी शोषक बन जाता है, दूसरे का शोषण करता है। तो यहाँ पे अम्बेडकर जी का कहना है कि हम भेदभाव के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ हमारी लड़ाई सेल्फ रिस्पेक्ट और समान नागरिकता के लिए है, ना कि इसलिए है कि वो हमसे बात नहीं कर रहा, वो हमको छू नहीं रहा। वो तो वजह है ही, लेकिन मेन वजह है रिस्पेक्ट की वजह है कि ऐसा क्या है कि एक ब्राह्मण आदमी शहर से गुजरा और उसको देख करके सब गुरु पाए लागू कर लिए, लेकिन वहीं एक दलित गुजरा तो उसको अपने हाथ में चप्पल लेके गुजरना पड़ रहा है। आज नहीं होता ये, लेकिन आज इसका ये फॉर्म नहीं होता है कि वो चप्पल लेके बस नहीं चलता, लेकिन ये फॉर्म तो होता है ना कि वो मन में तो आपके लिए वही भाव है, आपके मन में उसके लिए वही चप्पल वाला ही भाव है। जैसे आप देखिए कि आपने एक तोते वाली कहानी सुनी होगी। एक बार एक तोता रहता है, तो वो एक बंदे को बहुत गाली दिया करता था, उसकी गली से जो गुजरता था। तो तोता जो है खूब गाली देता था उसको। तो उस आदमी ने उसके मालिक से शिकायत करी कि भाई साहब, इसको अच्छी चीज़ सिखाइए, जब भी मैं गुजरता हूँ तो गाली देता रहता है। तो मालिक ने बोला ठीक है साहब, अब कल से नहीं देगा। तो मालिक को गुस्सा आई,
तोते को पकड़ा, पानी में डुबोया 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, सुधर गया तोता। फिर तोता अगले दिन क्या किया कि वो आदमी गुजर रहा था तो कुछ नहीं बोला। अब वो आदमी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो आदमी खुद तोते की ओर मुड़ के देखता है और तोता को बोलता है सुधर गया मतलब तो मालिक उसको जो आदमी जिसको गाली दिया करता था वो बोलता है कि आज कुछ नहीं बोला तूने। तो तोता बोलता है कि तूने मुड़ के देखा, इसका मतलब तू समझ तो गया ही होगा, है ना। तो सेम यहाँ पे ऐसी कंडीशन इनके साथ भी कि सिंबॉलिक नहीं हो रहा है कि मतलब वो अपनी हाथ में चप्पल लेके नहीं चल रहे हैं, लेकिन भाव मन में यही है, ठीक है, कि हाथ में चप्पल लेके ही चलो। ठीक, अब यहाँ पे जो डिस्कशन है अब ये एंड होने के कगार पे तो है, लेकिन यहाँ पे एक जो जरूरी चीज़ है, जो कहने वाली चीज़ है, वो यहाँ पे ये समझना है कि अगर कि अंबेडकर जी जो है, हम सोचते हैं ना कि क्यों मतलब अंबेडकर जी इतना कास्टिज्म से मतलब उनको इतनी दिक्कत थी, क्यों जुड़ते थे इतना ज़्यादा वो कास्टिज्म से। तो अगर मैं आपसे जैसे कहूँ कि उनके साथ सामाजिक असमानता जो है बहुत हुई, ठीक है। कास्ट सिस्टम ने जन्मों के आधार पर, ठीक है, लोगों को ऊंची नीची जातियों में मतलब जन्म के आधार पर ऊंची नीची जातियों में बांट दिया, जिससे समाज में असमानता और भेदभाव फैला। तो एक तो वो उसके शिकार हुए कि सबसे पहली बात वो है कि वो जिस जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है, जो उन जिस जाति से बिलोंग करते थे वो शूद्र में आती थी, पहली बात। तो इसकी वजह से इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा और खूब करना पड़ा। दूसरा, इन्होंने इनके साथ अपमान और अत्याचार हुए बहुत, ठीक है, दुर्व्यवहार हुआ और वो सब उनके एक्सपीरियंस बनते गए। उन्होंने अपने जीवन में खुद अनटचेबिलिटी का दर्द झेला, जैसे कि स्कूल में पानी नहीं मिलना, पब्लिक प्लेसेस में एंट्री मना होना। आपको पता होगा कि जब अपने स्कूल जाते थे वो जब अपने स्कूल जाते थे तो अगर उस दिन अगर प्यून नहीं आया तो उनको पानी नहीं मिलता था। मैं जानता हूँ आपने ढेर सुनी होगी ये कहानी, ढेर बार सुनी होगी, लेकिन आपके ढेर बार सुन लेने से, आपके बोर हो जाने से सच नहीं बदल जाता। आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि कभी आपको कोई फेंक के कोई चीज़ दे दे। इसके लिए आप प्रेमचंद की एक कहानी है उसको ज़रूर पढ़िएगा, उसका ही मैं नाम बता दूंगा आपको। तो अगर कोई मतलब उस व्यक्ति को बीड़ी जलाने के लिए आग चाहिए थी, माचिस चाहिए थी, तो उस ब्राह्मण के यहाँ माचिस नहीं थी तो उसने जलते हुए अंगारे को फेंका था और उससे उसका हाथ जल गया था और उसके लिए भी उसने उसको मालिकिन को धन्यवाद बोला। मतलब जिस बात के लिए लात पड़नी चाहिए थी उसके लिए भाई ने धन्यवाद बोला। क्यों बोला? क्योंकि वो नीची जात का था और उसने उसको मदद के बदले में कुछ भी दे दिया, समथिंग बेटर देन नथिंग ही था उसके लिए। तीसरा, अपमान के अलावा इन्होंने क्या झेला? शिक्षा से वंचित रहे। मतलब इन्होंने देखा कि ये तो पढ़ लिए कि इनके पिताजी ठीक ठाक स्थिति में थे, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो शिक्षा से वंचित रहे, और जो शिक्षा से वंचित रहे उनको इनको समझाने में ज़्यादा समय लगा। अंबेडकर जी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अंबेडकर जी का स्तर यहाँ पहुँच गया उनके समाज में अंबेडकर जी शिक्षा के स्तर में यहाँ है, लेकिन अंबेडकर जी का समाज का शिक्षा का स्तर यहाँ है। अब समझिए इतने बड़े गैप को पाटने के लिए उन्हें कितनी मशक्क़त करनी पड़ी होगी। इसके अलावा जो पब्लिक रिसोर्सेज है उनमें जाने की मनाही है, ठीक है। कैसे मनाही है? टेंपल जा नहीं सकते, स्कूल में अंदर बैठ नहीं सकते, होटल जैसे स्थानों में जा नहीं सकते। तो आप सोचिए, आप किसी टेंपल में जाएं और आपको बोलें कि भाई साहब आप नहीं आ सकते। फिर उन्होंने देखा कि इंसान मतलब मेरिट को वैल्यू नहीं दे रहा है। किसको वैल्यू दे रहा है? जन्म को वैल्यू दे रहा है कि इस जात में पैदा हुआ है, इस जात में जन्म लिया है तो इसकी वैल्यू है, और मेरिट से कोई मतलब नहीं है कि वो कितना कैपेबल है, कितना योग्य है। इसके अलावा अगर आप देखें कि सोशल यूनिटी मतलब का विरोधी, मतलब जैसे जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को टुकड़ों में बांट दिया, जिससे क्या हुआ कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है यूनिटी वो कमज़ोर हो गई, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप देखें कि अंबेडकर जी क्यों मतलब इनको मतलब और क्यों इतना इनके अंदर एक जिल्लत भरी हुई थी कि मतलब क्यों ऐसा होता है कि हमें मतलब मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, ठीक है, हमें कहीं पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो जो उनके साथ जो बीत रहा है वो तो वही समझ रहे हैं। तो अब एक बात और है
यहाँ पे समझने वाली कि अम्बेडकर जी ने कास्टिज्म झेला, ठीक है, वो उस कास्ट में पैदा हुए, उस कास्ट में पैदा हुए तो उन्होंने उस चीज़ को झेला। अगर अम्बेडकर जी भी मान लेते हैं कि वैश्य वर्ण में आते, ठीक है, तो उनके साथ वो चीज़ डिस्क्रिमिनेशन हुआ ही नहीं होता। अब वो चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ ही नहीं होता तो उस चीज़ को आप समझते हैं ना, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन वाला, उस स्तर पे जा करके लेट सपोज आप MPPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने कभी मेंस नहीं लिखा, ठीक है, आपका प्री ही नहीं निकला कभी, तो जिस बंदे ने मेंस दिया उसका मेंस नहीं निकला तो उसका दर्द ये नहीं समझ सकता, भले फेल हुआ, ऐसे तो 12वीं वाला ही फेल हुआ तो बोले कि मेंस का दर्द समझ सकता नहीं, इसका दर्द वही समझ सकता है जो 6 दिन कंटिन्यू साथ में पढ़ा हो, उसको पता हो कि कितना पढ़ना पड़ता है। तो ये दोनों बंदे जिनका मेंस नहीं निकला और खूब पढ़ाई किए थे, इन दोनों को एक दूसरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमको कितना तकलीफ हुई है। लेकिन दूसरा वर्ग जो होगा वो बस ये बोलेगा कि यस भाई, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। समझना नहीं है, वो जो तह तक है, वो जिस स्तर पे वो खड़ा है उस स्तर पे आप आकर के सोच इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी स्थिति उससे अलग है, आपने वो सोशल कंडीशन, वो कंडीशन को झेला नहीं। अच्छा, अब आप ये कहेंगे तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई, मैंने नहीं झेला। हाँ, तो तुमने नहीं झेला तो फिर तुम करो नहीं, बस इतना तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे यही सवाल है कि मान लीजिए अम्बेडकर जी वैश्य वर्ण में पैदा हुए होते शूद्र वर्ण की जगह, तो हो सकता है कि जितना उनके अंदर एजिटेशन था कास्टिज्म को लेकर के, जो वो कहना चाहते थे कि जाति का विनाश किताब लिखी, कास्टिज्म को उखाड़ फेंकना चाहिए, मनुस्मृति जलाई, मे भी आपने किसी वैश्य को नहीं देखा होगा ये काम करते हुए। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा कि टैक्सेशन बढ़ जाए तो वैश्य वर्ण तुरंत रोड पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी समस्या वो है, ठीक है। तो ऐसे ही गांधी जी पैदा हुए किस वर्ण में? वैश्य वर्ण में, ठीक है। गांधी जी जात से बनिया थे, वैष्णव थे, ठीक। गांधी जी को रेसिज्म फेस करना पड़ा, ठीक है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। इंडिया में गांधी जी को रेसिज्म फेस नहीं करना पड़ा क्योंकि इंडिया में तो सब पता ही है आपको। इंडिया में गांधी जी को रेसिज्म, मतलब अगर इंडिया में गांधी जी, मान लीजिए आप कि वैश्य नहीं होते, ठीक है, गांधी जी वैश्य ना होकर के गांधी जी शूद्र वर्ण के होते, तब क्या गांधी जी सेम इसी तरीके की चीज़ें बोलते? ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ है पर एक समझने वाली चीज़ है कि तब क्या वो ये बोलते कि इसको रिफॉर्म करना चाहिए, हमें लोगों का मन बदलना चाहिए, ठीक है। आज आप देखिए आपके यहाँ जो पंचायती चुनाव होता है, जो इलेक्शन होता है, उसमें आप देखिए ना कि कितने, मतलब कौन खड़ा है चुनाव में मान लीजिए कोई ST खड़ा है, कोई SC खड़ा है, उसको चलाने वाले, उसके पूरे संचालक कौन होगा? एक उच्च वर्ण का व्यक्ति होगा, ठीक है। आप 10 में से 7 जगह एक केस देख लेंगे। आप अपने आस पास नज़र घुमाइए, आपको पता चल जाएगा कि मान लीजिए कि आप जिस ज़िले में हैं वहाँ की विधानसभा सीट है जो कोई, वो विधानसभा सीट ST है या SC है या महिला है, ठीक है। अभी इसकी ना कहिए ST SC मान लीजिए, आप यकीन मानिए कि उस ज़िले का जो जिला अध्यक्ष होगा ना, उस पार्टी से संबंधित, जिस पार्टी को इनको टिकट मिला है, वो इनसे बड़ा होगा, समझ रहे हैं। भले ये विधायक हैं लेकिन ये विधायकों के ऊपर होगा, ये जाकर के इनके चरण पड़ते होंगे। आपको यकीन नहीं है तो अपने आसपास नज़र मारिएगा, देखिएगा। तो सवाल ये है कि अगर गांधी जी ने जो रेसिज्म फेस किया, गांधी जी अगर उसकी जगह कास्टिज्म फेस करते और गांधी जी वैश्य वर्ण के ना होकर के दलित वर्ण के होते, शुद्ध वर्ग के होते, तब क्या होता? गांधी जी कह रहे हैं, गांधी जी का तरीका ठीक है, ठीक है, बस दिक्कत ये है गांधी जी की कि गांधी जी जिनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं वो सुधरना नहीं चाहते, बस सिंपल सी बात इतनी। वो उनकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, वो जो कहना चाह रहे हैं वो ठीक है कि हर चीज़ का इलाज ये नहीं है। जैसे अब कोई किसी इंसान के पास ये समस्या है कि उसका कैरियर नहीं बन रहा, उसकी रिलेशनशिप सही नहीं चल रही, तो आदमी को क्या मर जाना चाहिए? नहीं मरना चाहिए। आदमी को क्या करना चाहिए? अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सही करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम तो यही सलाह देंगे, लेकिन हम जब उस जगह पे खड़े हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? लगता है कि मर ही जाए, ठीक है। लेकिन वो रास्ता तो नहीं है, हर आदमी आपको यही ही रास्ता देगा। कोई आदमी ये नहीं बोलेगा भाई तेरे साथ इतनी समस्या होगी तू मर जा, वो आसान रास्ता कोई नहीं बोलेगा। तो गांधी जी का जो रिफॉर्मेटिव यहाँ पे सजेशन है
वो इस टाइप का सजेशन है, कोई यूटोपियन कंडीशन है। इट्स नॉट अ कंडीशन कि उसको हर आदमी क्या कर सके, समझ सके, क्योंकि कास्टिज्म इंडिया में परोसा जाता है बचपन से। ठीक है, आपके डे वन के स्कूल से आपको परोसा जाता है कि इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, इसके साथ टिफिन शेयर मत करना, उसके साथ टिफिन शेयर मत करना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से शेयर किया जाता है। तो आपके अंदर कब इसका टॉनिक लगता जाता है, कब आपके अंदर जैसे टीका लगता है ना, डीपीटी का लगता है, फिर बीसीजी का लगता है, तो वो टीके समय समय पे लगते रहते हैं। ऐसे ही ये समय समय पे इनकी पंचिंग होती रहती है। ये पंचिंग की वजह से इतने अंदर तक कास्टिज्म घुसा होता है कि जब जैसे सब धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, और कहीं पर भी आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किसी ने कहा कि इंसान अपनी जात नहीं छोड़ता, इंसान अपनी जात जो है उसकी जात बदलती नहीं है, जैसी जात होती है वैसी फितरत होती है, और कहीं आपने ऐसे एग्जाम्पल देख लिए और वही आपका सत्य हो गया, और फिर आप उसको आगे तक लेकर के कैरी ऑन करेंगे। आपको उसमें बदलाव इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको कोई कोई लड़ में चाय दे नहीं रहा है, आपको कोई चीनी मिट्टी के कप में चाय पिला करके धुलवा नहीं रहा है। ठीक है, कोई कहेगा नहीं होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है, ठीक है, तो आपके यहाँ नहीं होता, लेकिन आप जो आपका एरिया है वही तो पूरी दुनिया नहीं है, वही तो पूरा भारत नहीं है, उसके अलग भी भारत है। आज भी 70% एरिया में गांव है। तो गांव का विकास न होने का कारण ये भी है कि वहाँ पे जो व्यवस्था है, इतनी कुटिल व्यवस्था है इस तरीके की कि जो उसका स्तर है वो उस पे आगे बढ़ना ही नहीं चाहता आदमी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा यही कहना है कि कास्ट जो है उसका एनिहिलेशन होना चाहिए। मतलब उसको, जो अम्बेडकर जी का जो कहना है कि जो कास्टिज्म है उसको उखाड़ फेंकना होगा, वो जब तक नहीं उखड़ फेंकेगी। हाँ, अब ये है कि हमारे पास उसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, तो सिर्फ ये किया जा सकता है कि जो अनटचेबिलिटी है, ठीक, दूसरा जो इंटर कास्ट मैरिज है, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना होगा। ख़त्म करना मतलब दिमाग से ख़त्म करना होगा। हमने अभी उसको किस तरीके से ख़त्म किया है, हमने अभी वो सिंबॉलिक तरीके से ख़त्म किया है कि जैसे आपके घर में कोई आया तो आपने उसको चाय दी, ठीक है, अब आपने उसको चाय दी, आपने चाय पिलाई, उससे चाय का कप नहीं धुलाया, लेकिन आपने उस चाय के कप को अलग रखा, जहाँ सबका बर्तन रखते हैं धुलते हैं वहाँ रख के अलग रखा, बाद में उसको अलग से धुला, और फिर उसका आप खुद भी यूज़ नहीं करते, आप वही व्यक्ति जब आता है तो उसमें आप उसको पिला रहे हैं। ये सिंबॉलिक हो गया कास्टिज्म का। ठीक है, इस तरीके से ये सामने सामने नहीं हो रहा है कि भाई तू धुल देना, तुम नीचे बैठ जाओ, सिंबॉलिक चल रहा है, ये नहीं हो रहा। लेकिन नया तरीका ढूंढ लिया गया है कि कैसे कर लिया जाए, क्योंकि अंदर जो घुसा हुआ है वो अंदर का कीड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो वो अनटचेबिलिटी खत्म करना होगा। दूसरा, प्रमोट इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, सरकार इंटरकास्ट मैरिज प्रमोट करती है, लेकिन आप देखिए क्या गजब कास्टिज्म फैलाती है। मतलब पार्टी, मतलब वही बात है ना कि पार्टी से पूरा मंच से चलेगा, पूरा जातिगत वोट चलेगा, सब कुछ चलेगा, यादव वोट चलेगा, फिर आपका गुप्त वो सवर्ण वोट चलेगा, पिछड़ा वोट चलेगा, अगड़ा वोट चलेगा, ये सब चलेगा, लेकिन वहीं पे सरकार इंटरकास्ट मैरिज चलाती है। ठीक है, कोई विधायक जो होगा वो कहीं अगर इंटरकास्ट मैरिज हो गई है कि कोई ब्राह्मण लड़की है उसने किसी शूद्र लड़के शादी कर ली है तो वहीं मार काट मच जाएगा। लेकिन सरकार में उसमें क्या लिखा है, सरकार की पॉलिसी है कि इंटरकास्ट मैरिज जो विवाह करेगा उसको इतना लाख रुपए मिलेगा। तो इंटरकास्ट मैरिज प्रमोट करना चाहिए, इंटरकास्ट भोजन व्यवस्था प्रमोट करनी चाहिए। ठीक है, तो रोटी बेटी का जब तक संबंध नहीं बनेगा तब तक कास्टिज्म तो खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो इसलिए कास्टिज्म जो है कब खत्म होगी, माइंडसेट से तो ख़त्म होगी, लेकिन कुछ रिफॉर्म करने पड़ेंगे, और इतने वो रिफॉर्म ऐसे करने पड़ेंगे कि इंसान को ज़मीनी स्तर पे आकर के अपने शुरुआती जीवन से करने पड़ेंगे। जो अपने घर में अपने बच्चों के अंदर जो टॉनिक देते रहते हैं छोटे छोटे कास्टिज्म के, वो ख़त्म करने होंगे, तब जा कर के एक पूरी कास्टिज्म जैसी व्यवस्था जो है ख़त्म होगी। वहीं अगर गांधी जी, मान लीजिए ना, अगर गांधी जी शूद्र होते तो जो व्यवस्था जन्म के आधार पर आधार छीन ले वो अहिंसा नहीं अत्याचार है, गांधी जी तब ये कहते। वहीं अगर गांधी जी ये बोलते अनटचेबिलिटी नहीं अनकास्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो इंसान के सुर बदल जाते हैं। ठीक है, आप एक स्थान को ए स्थान से बी स्थान, जैसे वो होता है ना, जैसे एक व्यक्ति है जो ए पार्टी में है, तो ए पार्टी में और ए पार्टी सत्ता में है, ठीक, तो वो बी, तो जो
जो बंदा है, जो ए पार्टी है वो सत्ता में है और एक व्यक्ति है बी, वो विपक्ष में है, वो इसकी इतनी बुराई करेगा। जैसे मान लीजिए वक्फ अमेंडमेंट बिल है, जो वक्फ अमेंडमेंट हुआ, अभी जो पक्ष में है वो इसके ऐसे सुर में मिले सुर मेरा तुम्हारा वाला स्थिति है, ठीक है। भले नहीं पता हो कि क्या है, उसका मतलब क्या है, उसमें क्या है, या जो भी है, जो उसमें नेगेटिव पॉइंट भी होंगे वो भी नज़रअंदाज हो जाएंगे। लेकिन वही आदमी जब पक्ष में होगा, विपक्ष में होगा, जो विपक्ष में जैसे सपा के, ठीक है, या फिर कांग्रेस है, ये सब, तो इनको अभी सब कमियां नज़र आ रही हैं इसमें। अभी उल्टा कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है, अभी सब बदल जाएगा, स्वैप हो जाएगा पूरा। ऐसे ही देखिए जब जीएसटी आया था, तो शुरू में जब 2009-10 में जीएसटी आना था, तो बीजेपी ने मतलब ऐसी तैसी कर दी, लेकिन उसको लागू होने नहीं दिया, खूब विरोध किया, सरकार ने लागू नहीं किया। और खुद की जब सरकार बनी तो 2016 में एक्ट ला करके जीएसटी लागू हो गया, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स है, लेकिन ढेर सारे स्लैब है। तो ये समझना होगा कि ऐसे ही कोई व्यक्ति इस पलड़े से उस पलड़े में जब पहुंच जाता है तो उसकी कंडीशन बदल जाती है। और जैसे ही आपकी कंडीशन बदल जाएगी, आप अगर आज एक मेल हैं तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ फीमेल सॉरो, एंड इफ़ यू आर अ फीमेल देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ मेल सॉरो, ठीक है। उसकी अलग समस्या है, इसकी अलग समस्या है। आप बस कह सकते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, बट आप नहीं समझ सकते, ठीक है। एक कहने की बात है, क्योंकि जो ग्रास रूट पे वो जो फेस कर रहा है व्यक्ति, वो सिर्फ वही समझ सकता है। एक फीमेल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सिर्फ एक फीमेल महसूस कर सकती है, ठीक है। कि अब आप इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं, आप जानते हैं क्या क्या चीज़ें, छोटे छोटे ताने हैं, फलाने हैं, ढिकाने हैं। मतलब एक लड़की के पास पहला चांस, आखिरी चांस उसका, मतलब पहली गलती जो होती है उसका आखिरी आखिरी चांस होता है, और एक लड़के की लिस्ट नहीं है आखिरी गलतियों की। तो इस हिसाब से ऐसे लड़कों के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पैदा होते ही रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं, मतलब उनको पैदा इसलिए किया जा रहा है कि तुमको काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर, भले कुछ नहीं हो, भले बेचारे को नहीं कुछ करना है, कुछ और बनना है, लेकिन तुम पहले काम करो, बाद में तुमको जो बनना हो बनते रहना। तो इसीलिए अम्बेडकर जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कास्टिज्म को लेकर के, आई सपोर्ट दिस, ठीक है। हाँ, लेकिन जो गांधी जी का कहना है वो तरीका 50% लिया जाएगा, तब जा कर के कास्टिज्म खत्म होगा, और जो लोगों के अंदर से, जो लोगों का जो हृदय परिवर्तन होगा, उससे भी चीज़ें बदलेगी। तो आई होप सो कि आपको एक जो गहन बहस है समझ में आई होगी, और परंपरा के भीतर सुधार के गांधी जी के मार्ग और अस्वीकृति के माध्यम से क्रांति से मिलन, ये जो हो रहा है यहाँ पे दोनों की डिबेट से हो रहा है। तो दोनों एक न्यायपूर्ण भारत चाहते हैं, और एक हृदय परिवर्तन के माध्यम से चाह रहा है, और दूसरा एक कंस्ट्रक्टिव वे से चाह रहा है। तो सवाल बना हुआ है कि हम जाति की जड़ों से टकराए बिना भारत को सही मायने में आधुनिक बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हमारे निरंतर संवाद, कार्रवाई और आत्मचिंतन में निहित है, ठीक है। तो ये आप सोचते रहिए, ये कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है। वो चले गए, आपके सामने सवाल दे के चले गए, कम से कम आपके पास सवाल तो है। जिनके पास सवाल नहीं है उनके पास बड़ी समस्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।